हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अजीत एकेडमी। सो हमारे ऑलरेडी 2 क्वेश्चंस यहाँ पे हो चुके हैं। हम हमारे थर्ड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ये आज स्टार्ट करने वाले हैं। हमारे सारे क्वेश्चंस, सारे चैप्टर्स अवेलेबल हैं हमारे कोर्सेज पे, जो आपको नीचे डिटेल्स ऑलरेडी दिख रही है, राइट? तो हमारे फुल कोर्सेज के लिए आपको नीचे डिटेल्स दिख रही है। आप कभी भी हमें इसके लिए अगर आपको इंक्वायर करना है, कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप कभी भी हमें पूछ सकते हो। चलिए हम आते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देती हूँ। सबसे पहली चीज़, जाओ फटाफट अपने टेक्स्ट बुक में इस क्वेश्चन को मार्क कर दो, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। हाई चांसेस है ये क्वेश्चन के आपके बोर्ड एग्जाम्स में आने के, तो थोड़ा ध्यान से इस क्वेश्चन को सुनिएगा। अब ये आंसर जो है बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। अब क्योंकि ये है हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो हमारा हीरो रहा है चैप्टर का कि हर चीज़ घूम रही है एक ही चीज़ पे, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब अभी तक तो हमने एक भी प्रिंसिपल देखा नहीं था। अब हीरो की एंट्री हो रही है, जो हमारे रियल प्रिंसिपल्स थे वो अब आ रहे हैं, ठीक है? तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे बहुत ही इम्पॉर्टेंट 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब ये हीरो जो है पिक्चर का, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, इसके पीछे दिमाग किसका था? तो ये 14 प्रिंसिपल्स जो है ये किसने दिए थे? तो यस, ये 14 प्रिंसिपल्स हमें दिए थे हेनरी फेयोल ने, राइट? तो हम आ जाते हैं, इसी चीज़ की हम नोट्स भी बना लेंगे साइमल्टेनियसली, सो दैट पढ़ के भी हो जाए और आपके टेक्स्ट बुक में आपको जो अंडरलाइन करना है, नोट्स बनाना है, वो भी हो जाए। सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब सबसे पहली चीज़, ये प्रिंसिपल के पीछे का मास्टरमाइंड, ये मास्टरमाइंड कौन था? वेरी गुड, आप अंडरलाइन भी कर लीजिए आपकी टेक्स्ट बुक में, हेनरी फेयोल। अब हेनरी फेयोल को अगर मैं कह रही हूँ कि वो मास्टरमाइंड था, ऐसे नहीं कह रही हूँ। हेनरी फेयोल थे कौन? सबसे पहले ये जान लेते हैं। हेनरी फेयोल एक माइनिंग इंजीनियर थे, फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर। अब इन्होंने एक नॉर्मल इंसान की तरह एक इंडस्ट्री में अपना जॉब इन्होंने स्टार्ट किया, बड़ी नामी इंडस्ट्री थी, राइट? इस इंडस्ट्री में जॉब करते वक्त अपने मास्टरमाइंड की वजह से, अपने बहुत सारे अच्छे काम, अच्छे रिकॉग्निशंस की वजह से हेनरी फेयोल एक मैनेजर बने। देन वो और उनको पोजीशन इंक्रीमेंट मिला और वो फाइनली चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर बने। बट इतनी ऊंचाई पर पहुंचने के लिए हेनरी फेयोल ने ऐसा क्या काम किया? तो जब हेनरी फेयोल ये ऑर्गेनाइजेशन में काम करते थे, उनकी एक आदत थी। क्या आदत थी? तो चीज़ों को ऑब्जर्व करना। हम में से भी कई लोगों की आदत होती है कि हम बड़ी बारीकी से ना चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। अब यही आदत थी हेनरी फेयोल की। हेनरी फेयोल ना ही चीज़ों को ऑब्जर्व करते थे, बल्कि इन ऑब्जर्वेशंस पे एक्सपेरिमेंट भी करते थे।
इन ऑब्जर्वेशन को कर कर, एक्सपेरिमेंट्स कर कर फाइनली उन्होंने हमारा हीरो बनाया, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। हेनरी फेयोल ने ऐसे 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हमें दिए हैं जो पूरे वर्ल्ड में एप्लीकेबल है। ठीक है, तो ये हमारे इसके लिए थे मास्टरमाइंड। ये मास्टरमाइंड ने हमें दिए 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। आते हैं की पॉइंट्स पे जो आप आपके टेक्स्ट बुक में अंडरलाइन करोगे, जो आपके इस क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन भी बन जाएगा, राइट। तो सबसे पहले आप लिखोगे कि ये 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट किससे दिए थे, कौन था हमारा मास्टरमाइंड, तो वो थे हेनरी फेयोल। अब जैसे कि मैंने बताया हेनरी फेयोल क्या करते थे, तो वो एक फ्रेंच क्या थे, फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर। ओके, वो एक फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर थे। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आप यहाँ पर लिखोगे, तो उन्होंने हमें कितने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए, तो उन्होंने हमें दिए 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, राइट। हेनरी फेयोल ने हमें कितने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए, यस, उन्होंने हमें दिए 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। बट ये प्रिंसिपल्स उन्होंने कहाँ पर लिखे, जैसे कोई भी थ्योरी होती है या कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या ज्योमेट्री है या ज्योग्राफी है, सब कोई ना कोई फेमस बुक में लिखा हुआ होता है। ऐसे ही हेनरी फेयोल ने ये 14 प्रिंसिपल्स एक फेमस बुक जो है जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन, जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन, इस बुक में उन्होंने अपना हीरो पब्लिश किया था। ओके, बार बार हम इसको हीरो बोल रहे हैं। जब आप ये आंसर पढ़ोगे आपको समझेगा कि क्यों ये कहानी का हीरो है। तो अब देरी नहीं करते हैं, चलो आ जाते हैं हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय हेनरी फेयोल। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने के पहले एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमेशा याद रखना कि हेनरी फेयोल का जो इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा मैनेजमेंट में कि दुनिया आज तक उनके नाम को याद करती है, इस हीरो को आज तक हम हमारी हर पिक्चर में यूज़ करते हैं। इस कारण से उन्हें एक बहुत बड़ा ओहदा दिया गया था, एक पोजीशन दी गई थी। उनको कहा जाता था फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा क्योंकि इन्हीं चीज़ों में से आपके ऑब्जेक्टिव्स बनकर आते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट? हेनरी फेयोल। हेनरी फेयोल ने कितने प्रिंसिपल्स दिए? 14। हेनरी फेयोल क्या वो फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर थे? ट्रू। क्या हेनरी फेयोल यहाँ पे उन्होंने जो प्रिंसिपल्स दिए उन्होंने बुक जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन में दिया था? हाँ, उन्होंने इसी बुक में दिया था। तो इन चीज़ों को याद रखिएगा, ये आपका इंट्रोडक्शन है और इसी से ऑब्जेक्टिव्स बनकर आते हैं। चलो बुक पर आ जाओ फटाफट। पहला प्रिंसिपल जो हमें यहाँ पर दिया गया है वो करते हैं। पहला जो हमारा प्रिंसिपल है बहुत ही इजी है और अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपको समझ में आएगा कि अननोइंगली हम सब ये प्रिंसिपल को फॉलो करते आ रहे हैं। हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क।
अब सबसे पहले आते हैं डिवीजन ऑफ वर्क क्या होता है। देखो, वर्क मतलब काम, डिवीजन मतलब बांटना। दोनों वर्ड्स को जोड़ देते हैं, काम बांटना, काम को बांटना, राइट। यही है हमारा प्रिंसिपल, डिवीजन ऑफ वर्क। हेनरी फ्योल ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पर ध्यान दिया। उन्होंने कहा कि एक कंपनी में बहुत सारा काम होता है। अब एक इंसान तो सारा काम नहीं कर पाता, राइट। तो आपको क्या करना है, आपका जितना काम है उसको अवेलेबल लोगों में बांट देना है। अब बात आती है, मैम मतलब इक्वली बांटना है क्या? नहीं। अब कुछ इंसान एक्सपीरियंस्ड है, कोई एम्प्लॉय 10 साल से काम कर रहा है, तो वो फास्ट काम कर सकता है, तो आप उसको उसके स्किल के हिसाब से काम दीजिए। जैसे अगर समझिए मैं यहाँ पर ओसी पढ़ा रही हूँ, अजीत सर यहाँ पर अगर बीके पढ़ा रहे हैं, हम दोनों अपने फील्ड में एक्सपर्ट हैं। अगर हम सब्जेक्ट एक्सचेंज कर ले, शायद हम उतने अच्छे से ना भी पढ़ा पाए। हम सब वही काम करते हैं जिस काम में हम एक्सपर्ट है। शेफ खाना बनाता है, टीचर पढ़ाता है, सीए अकाउंट्स मैनेज करता है, लॉयर लॉ को मैनेज करता है, केसेस लड़ता है, डॉक्टर पेशेंट्स को ट्रीट करता है। अगर इन सब के काम बदल दिए तो डॉक्टर स्टेथोस्कोप लेके जाएगा खाना बनाने, राइट, और शेफ बर्तन लेकर आएगा पेशेंट्स को ट्रीट करने। बहुत फनी साउंड कर रही हूँ मैं, आई एम सॉरी, बट हाँ, मैं भी नहीं इमेजिन कर पा रही। सी, हम हर इंसान को उसके स्किल के हिसाब से काम देते हैं, उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से काम देते हैं, ना कि इसको इक्वली बांटना, बट लोगों के हिसाब से उसको बांटना। ठीक है, बुक में क्या लिखा है, चलो पढ़ लेते हैं। आ गए बुक पे? वेरी गुड, बहुत फास्ट हो गए हो अब आप। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द वर्क इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स सच एज टेक्निकल, फाइनेंशियल, कमर्शियल, सिक्योरिटी ऑपरेशंस, अकाउंटिंग एंड मैनेजरियल। जाहिर सी बात है, सिक्योरिटी क्या करेगा? राइट, मेंटेन करना ना सिक्योरिटी, सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं उसके लिए। फाइनेंस कौन मैनेज करता है? फाइनेंस एक्सपर्ट्स। मार्केटिंग कौन करता है? तो मार्केटिंग के एक्सपर्ट्स। हर डिपार्टमेंट में उस डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट लोग काम करते हैं। अपनी चीज के तो हम राजा होते हैं, है ना। It is assigned to employees as per their qualities and capabilities. अब जब आप काम बांट रहे हो, ध्यान में रखना ज़रूरी है कि उस एम्प्लॉय की कैपेबिलिटी और वो क्या काम कर सकता है, उस हिसाब से उसको काम बांटा जाए। जो उस इंसान की बेस्ट स्किल है, आप उस हिसाब से अगर काम दोगे तो वो फास्ट भी करेगा और एकदम अच्छे से भी करेगा। It helps in improving efficiency and expertise of employees with ultimate turns in expected productivity level. अब फॉर एग्जाम्पल लीजिए, आप कोई शादी में फोटोग्राफर बुला रहे हो। आप उसी इंसान को बुलाओगे जो पहले फोटोग्राफी कर रहा है, या जो सीखा हुआ है, या जिसने बहुत अच्छे फोटोज खींचे। आप चेक करते हो, राइट। आप क्यों उस इंसान को देते हो? क्यों खुद एक कैमरा लेकर फोटो नहीं खींचते? क्योंकि आप नहीं कर पाते। एक्सपर्टाइज कब आती है? जब आप एक काम को रिपीटेटिव बार 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 वही काम करते हो। कभी एक लॉन्ड्री में जो इंसान कपड़े इस्त्री कर रहा है, उसको देखा है? कितने स्मूथली वो करता है ना, मतलब कपड़े को घुमाने से लेके आयरन फास्ट फास्ट फास्ट,
हम घर पर करते हैं तो हमें देखना, ए बाबा चल ना जाए, अरे टेम्परेचर सही है क्या, अरे इधर किया तो इधर खराब हो गया, क्योंकि हमारी आदत नहीं है। अगर आप एक काम रिपीटेटिवली करते हो, दोबारा दोबारा करते रहते हो, आप उस चीज़ में एक्सपर्ट बन जाते हो और आपको यही काम मिलना चाहिए, तो आप इसको फास्ट भी करोगे और एग्जैक्ट वैसे करके दोगे जैसे सामने वाले को चाहिए था। यही होता है डिवीजन ऑफ वर्क से। अब काम बांट दो, लोगों के हिसाब से काम बांटिए, उनके स्किल्स और कैपेबिलिटी के हिसाब से। अगर आप उनके हिसाब से उनको काम दोगे तो आपको राइट रिजल्ट्स भी ज़रूर मिलेंगे। आई होप आपको पॉइंट नंबर 1 अच्छे से समझ में आया हो। ये हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल था। अब आते हैं हमारे सेकेंड प्रिंसिपल पे। सेकेंड प्रिंसिपल क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ऑथोरिटी मतलब दुनिया की सबसे एडिक्टिव चीज जो है पावर। अब एक बार पावर की आदत हो गई ना, छूटे नहीं छूटता है। बट अगर आपको पावर दिया जाता है, अगर हम आपको डिसीजन मेकिंग पावर दे रहे हैं कि आप आपके हिसाब से देखिए, उसके साथ आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये दोनों ऐसे लोग हैं जिनको हम नहीं अलग कर सकते। ओके, ये जुड़े हुए ही साथ में आते हैं। ऑथोरिटी है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ में होगी ही। अगर मैं आपको कहती हूँ आप आपके हिसाब से काम करिए, नहीं अगर काम सक्सेसफुल हुआ तो क्वेश्चन भी आपसे पूछूंगी। फॉर एग्जाम्पल, एक टीम कैप्टन। अब कैप्टन के हाथ में सारा पावर होता है, किसको फर्स्ट भेजना है, कौन बॉलिंग करेगा, कब हम बॉलर चेंज करेंगे, सब कैप्टन के हाथ में होता है। इवन टीम सिलेक्शन। अगर टीम ने अच्छा परफॉर्म किया तो हम कैप्टन को बहुत प्रेज करते हैं, अरे बहुत अच्छा कैप्टन है, वंडरफुल कैप्टनशिप। और वहीं अगर टीम ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो जवाब भी कैप्टन को देना होता है। काम पूरा नहीं हुआ तो लीडर जवाब देता है। क्लासरूम मैनेज नहीं हुआ तो क्लास का मॉनिटर जवाब देता है। यही हेनरी फ्योल ने कहा कि अथॉरिटी है तो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है तो अथॉरिटी भी होनी चाहिए। ये दोनों हैंड इन हैंड जाते हैं। राइट? हम आते हैं हमारे पॉइंट पे और इसको क्विकली पढ़ लेते हैं। अच्छा, आ भी गए, ठीक है। अथॉरिटी इज द राइट टू टेक डिसीजंस। मतलब आपको पावर दे दी गई है, आप अपने हिसाब से देख लीजिए। इट इज नेसेसरी टू गेट द थिंग्स डन appropriately from subordinates. Authority always comes with responsibility. ये पॉइंट को ज़रूर अंडरलाइन करिएगा। अब उन्होंने क्या कहा कि जब हम अथॉरिटी की बात कर रहे हैं, बहुत ज़रूरी है कि आपको, अगर मैंने एक टीम दे दी है मैनेज करने, तो आपको मैं डिसीजन मेकिंग पावर भी दूँ। बट एज अ मैनेजर अगर आपको पावर मिल गया, भूलना मत रिस्पॉन्सिबिलिटी भी साथ में आई है। ठीक है, आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं। इफ द मैनेजर इज गिवन द अथॉरिटी टू कंप्लीट अ टास्क विद इन अ गिवन टाइम, he should be held responsible if he does not complete the work in given time. मैंने अगर आपको कहा कि अथॉरिटी है, पावर है डिसीजन मेकिंग का, आपको एक काम दे दिया कि ठीक है आप 1 महीने में मुझे ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दीजिए।
आपको जो मटेरियल चाहिए आप ऑर्डर करिए, आपको जो डिसीजन लेना है, जिसको एम्प्लॉय करना है आप करिए, बट मुझे 1 महीने में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दीजिए। अब अगर आप ये प्रोजेक्ट नहीं कंप्लीट करते हो, आपसे ही सवाल पूछे जाएंगे, क्यों कंप्लीट नहीं हुआ, डांट भी आपको पड़ेगी, पनिशमेंट भी आपको मिलेगी। ये चीज़ ध्यान में रखनी है। पावर दिया, टास्क दिया तो जवाबदारी भी दी है, राइट। कंटिन्यू करते हैं। मैनेजर शुड हैव प्रॉपर अथॉरिटीज टू टेक मैनेजरियल डिसीजन ऑन हिज ओन इन रेस्पेक्ट टू द गोल। हेनरी फॉल ने कहा कि हर चीज़ को मत कंट्रोल करने जाइए। अब कंपनी ओनर एक है, पूरी कंपनी को आप अकेले मैनेज कर सकते हो? बिल्कुल नहीं। आप मैनेजर्स को जब काम दे रहे हो, जब उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो काम पूरा करने का, तो उनको अथॉरिटी भी दीजिए, उनको पावर भी दीजिए कि वो अपने डिसीजंस ले सके, वो चाहे वैसे डिसीजंस को ले सके। अगर आपने थोड़ी ये फ्रीडम दे दी तो काम फटाफट होता है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, राइट। आते हैं हमारे नेक्स्ट प्रिंसिपल पे जो आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। देखते हैं क्या है ये प्रिंसिपल और क्यों इम्पॉर्टेंट है। हमारा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। अब डिसिप्लिन, एज अ स्टूडेंट ये वर्ड ना सुना हो या इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता। स्कूल गए डिसिप्लिन मेंटेन करो, कॉलेज गए डिसिप्लिन मेंटेन करिए, स्पोर्ट्स डिसिप्लिन, एनुअल फंक्शन डिसिप्लिन, डिसिप्लिन यस, ये इम्पॉर्टेंट है। अब हम समझते हैं डिसिप्लिन क्यों और कैसे इम्पॉर्टेंट है। ओके सी, अगर मैं एक प्रोफेसर हूँ, जो मैं हूँ, ठीक है, अगर नहीं, मैं एक प्रोफेसर हूँ। अब जब लेक्चर्स होते हैं, अगर मैं हमेशा अपने लेक्चर में लेट जाती हूँ, बहुत कैजुअली लेती हूँ लेक्चर, मतलब बच्चे अपना टाइम पास कर रहे हैं और मैं अपना टाइम पास कर रही हूँ, ना उन्हें पढ़ना है ना मुझे पढ़ाना है, हम दोनों अपने मज़े कर रहे हैं। कल उठकर अगर बच्चों के रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए, क्या मैं उनको ब्लेम कर सकती हूँ? मैं मेरे हर लेक्चर में लेट आती हूँ, अगर स्टूडेंट्स लेट आए क्या मैं उनको डांट सकती हूँ? क्योंकि जो हमारे सबऑर्डिनेट्स होते हैं वो हमेशा लीडर को फॉलो करते हैं। अगर आप सही हो, आप सही टाइम पर आते हो, अपना काम सही तरीके से करते हो, तभी अपने सबऑर्डिनेट से आप करवा सकते हो। और अगर इतनी बड़ी कंपनी है, 10,000 लोग काम कर रहे हैं, डिसिप्लिन नहीं है, कंपनी एक जंगल बन जाएगी। आप कुछ मैनेज नहीं कर सकोगे, मतलब लोग अपने हिसाब से टाइम पे आ रहे हैं, कर रहे काम, कोई नहीं कर रहा है, कोई गॉसिप कर रहा है, इम्पॉसिबल है इस कंपनी का सरवाइव करना। इसके लिए डिसिप्लिन इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चलो आ जाओ, पॉइंट पढ़ लेते हैं। हाँ आ गए हो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फेयल, डिसिप्लिन इज द मोस्ट essential thing in the organization. Employees must obey and respect the rules that govern the organization. हर ऑर्गेनाइजेशन के, हर इंस्टीट्यूट के, हर कंट्री के अपने कायदे कानून होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टाइम से आना, अगर आप लेट आए तो लेट मार्क लगना, कभी हाफ डे कट जाना, कितनी छुट्टी ले सकते हो, आपको क्या पहनना है, अभी कुछ कंपनीज में फॉर्मल्स भी कंपलसरी है, राइट। तो इस रूल्स को फॉलो करना कोई ऑप्शन नहीं है,
आप अगर उस ऑर्गेनाइजेशन की एम्प्लॉय हो, आपको ये रूल को ज़रूर 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 फॉलो करना ही है। इसी को कहते हैं डिसिप्लिन। Discipline helps to achieve the goals in the organization. Good discipline is the result of effective leadership. इस पॉइंट को ज़रूर अंडरलाइन करिएगा। लीडर ना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर लीडर डिसिप्लिन है तो टीम तो डिसिप्लिन रहेगी ही। अगर मैं रूल तोड़ती नहीं हूँ तो तोड़ने देती नहीं हूँ। ये तो सेइंग कॉमन है, सबको पता है, राइट? तो गुड डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर लोग डिसिप्लिन है, कायदे कानून को फॉलो कर कर काम कर रहे हैं, कंपनी के गोल्स को अचीव करना कोई बड़ी बात नहीं होगी। आप बहुत आसानी से कंपनी के गोल्स को अचीव कर सकते हो। टाइम से आते हो, टाइम से काम पूरा करते हो, तो गोल्स तो कोई दूर नहीं रहेगा, राइट? नेक्स्ट पे आते हैं, there must be a clear understanding between the management and workers regarding the organization's rules. Basic discipline should be observed at all the levels of management. हमने फर्स्ट क्वेश्चन में लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट किया था, कितने थे? वेरी गुड, 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। कौन से? ओके, लोअर, फिर मिडिल, फिर टॉप लेवल। परफेक्ट, वेरी गुड, ठीक है। तो अगर हम डिसिप्लिन की बात करते हैं, ऐसे बिल्कुल नहीं समझिएगा कि कोई अगर ओनर है या टॉप लेवल पे है, सीईओ है, एमडी है, डिसिप्लिन सब के लिए है। फिर वो लोअर लेवल पे हो, मिडिल पे हो या अपर लेवल पे हो, डिसिप्लिन सबके लिए है और सबको कंपनी के कायदे कानून फॉलो करने हैं, राइट? तो कोई नहीं भाग सकता डिसिप्लिन से। अगर हम आपसे करवाते हैं तो हमें भी ज़रूर करना होता है, ठीक है? आई होप आपको ये समझ में आया होगा डिसिप्लिन क्या है और वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है। आते हैं हमारे नेक्स्ट प्रिंसिपल पे, जो बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो शायद आपने कभी फेस ज़रूर किया होगा। दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। अब अगर आपके 2 बेस्ट फ्रेंड है, ये कॉमन स्टोरी हम सब ने झेली है, ठीक है? अब अगर आपके 2 बेस्ट फ्रेंड है, बहुत बार ऐसे होता है दोनों के बीच में झगड़ा हो गया। अब आप बने बलि के बकरे, आप फंस गए बीच में। अब एक दोस्त बोलेगा कि मेरे साथ बाहर चल, दूसरा बोलेगा नहीं मेरे साथ बाहर चल वरना तू मेरा दोस्त नहीं। किसकी सुनोगे? अच्छा, जाओगे नहीं, ठीक है, राइट, ये भी सही है क्योंकि आप चूज़ नहीं कर पाओगे, ओके। बट आपके पास ऑप्शन है कि आप जाओगे नहीं। आपके पास ये भी ऑप्शन है कि हाँ यार झगड़ा होता है, 2 दिन में नॉर्मल हो जाएगा। बट कंपनी में अगर एक एम्प्लॉय को 2 उसके मैनेजर काम देते हैं, मैनेजर का काम करना ज़रूरी है क्योंकि वो आपके सीनियर्स है। अब आप एक मैनेजर का काम करोगे, दूसरा नाराज़ हो जाएगा। अगर उसका करोगे तो पहले वाला नाराज़ हो जाएगा। दोनों का आप कर नहीं सकते क्योंकि आप कोई सुपरमैन या सुपर वुमेन नहीं हो, ठीक है? तो ये एक दिक्कत बहुत बार आती है। और होता क्या है ना, जो एम्प्लॉयज़ है वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, दोनों का नहीं करना मेरे को। उन्हें ऐसे लगता है कि हम कुछ भी करें एट द एंड सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। सो इसके लिए हमें एक ऑप्शन दिया गया है कि यहाँ पे दिया है ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की जो है वो वेल डिफाइंड होना चाहिए, सो दैट हर एम्प्लॉय को पता हो कि उसका सुपीरियर कौन है और उसको किसके ऑर्डर्स फॉलो करने हैं।
फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर 3 लेवल्स लेते हैं, ठीक है। अब मिस्टर ए जो है वो लोअर लेवल एम्प्लॉय है, उसके ऊपर है मिस्टर बी और उसके ऊपर है मिस्टर सी। अब ये हो गया मिडिल लेवल और ये हो गया टॉप लेवल। अब मिस्टर ए को अच्छे से पता है कि उसका सुपीरियर कौन है, यस मिस्टर बी। तो उसको किससे ऑर्डर्स लेने हैं, किसके ऑर्डर्स फॉलो करने हैं, राइट मिस्टर बी के। वैसे ही मिस्टर बी को पता है कि मिस्टर सी उसका सुपीरियर है, तो उसको किससे ऑर्डर्स लेने हैं, किसके ऑर्डर्स फॉलो करने हैं, मिस्टर सी के। तो हमें अच्छे से पता है कौन हमारा सुपीरियर है, कौन हमारा सबऑर्डिनेट है। सबऑर्डिनेट है तो आप उसको काम दोगे और सुपीरियर है तो आप सिर्फ उसका ही ऑर्डर फॉलो करोगे, सो दैट कोई कंफ्यूजन इसमें ना हो और एक एम्प्लॉय को 4 जना कर काम ना दे और वो बेचारा एम्प्लॉय थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट होने से बच जाए, राइट। आई होप आपको ये प्रिंसिपल समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रिंसिपल पे, जो है हमारा प्रिंसिपल नंबर 5। अब प्रिंसिपल नंबर 5 हमारा क्या है, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। अब जब मैं बात करती हूँ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, अगर आप दोस्त लोग बाहर गए, ठीक है, सब ने अपनी बाइक है, एक्टिवा है, जो है ली और आपने डिसाइड किया कि हमें यहाँ पर मिलना है। अब जब आपने एक जगह डिसाइड की है तो आप सेम रास्ते से जाओगे, एग्जैक्टली अलग रास्ते से जा सकते हो, मैंने कब मना किया। बट अलग रास्ते से अगर कोई आया तो कोई जल्दी पहुंच जाएगा तो कोई लेट पहुंचेगा, कोई शायद गुम भी हो जाए, राइट। लाइफ ऐसी है ना, किसी पे भरोसा नहीं कर सकते, नॉट इवन गूगल मैप्स ठीक है, मेरे साथ भी ऐसे इंसिडेंट्स हो चुके हैं। आई कैन अंडरस्टैंड, मैं आपकी बातें समझ पा रही हूँ। बट यही होता है एक कंपनी में, कंपनी के गोल्स पहले से सेट होते हैं। अब हम सबका काम क्या है, उसी गोल को लेकर चलना, एक रास्ते पे चलना। भले लोग अलग है, डिपार्टमेंट्स अलग है, बट एट द एंड काम हम एक ही कर रहे हैं, दैट इज अचीविंग द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है, सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन गोल के लिए काम करना है और एक ही रास्ते पे चलना है, सो दैट हम एंड गोल तक पहुंच सके। भटक गए, रह गए आपके गोल्स, राइट। देखते हैं आपके बुक में क्या दिया हुआ है। This principle states that there should be one head and one plan in every organization. इसको अंडरलाइन कर लीजिए। Each group in the organization should have the same objective and the group should be directed by one manager using single plan. अब एक टीम को 4 कैप्टन दे दो, चारों कैप्टन अपनी स्ट्रैटेजी बनाएंगे। किसकी स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे, यस, इसके लिए एक कैप्टन एक स्ट्रैटेजी फॉर द एंटायर टीम, एक डेस्टिनेशन एक रास्ता फॉर द एंटायर ग्रुप। हम यही चीज़ें यहाँ पर जो है वो फॉलो करते हैं इन द प्रिंसिपल ऑफ वन डायरेक्शन। एक हेड एक प्लान, सिंपल एज दैट, राइट। बहुत सिंपल प्रिंसिपल है ये, बहुत छोटे भी है और तो अभी बस शुरुआत हुई है। पेशेंस, मेन प्रिंसिपल्स तो अब आ रहे हैं, ठीक है। अब है हमारा नेक्स्ट वाला, दैट इज एन इम्पॉर्टेंट
प्रिंसिपल, ये थोड़ा सा हटकर है। देखो प्रिंसिपल क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट to which interest? Yes, to organizational interest. मैं एक एम्प्लॉय हूँ, आप स्टूडेंट्स हो। कल उठकर जब आप एक एम्प्लॉय बनोगे, आपको क्या चाहिए होगा? बहुत सारी सैलरी, ओके, और अच्छा इंक्रीमेंट, शुरुआत से पहले इंक्रीमेंट, ठीक है, और अच्छा लेने गाड़ी आएगी, रहने घर मिलेगा। वेरी गुड, मेरे स्टूडेंट्स के तो एम्स बहुत ही हाई है। अच्छी बात है, एम्स हाई होगे तभी तो वहाँ तक पहुँचोगे, राइट? ठीक है, चलो। एक एम्प्लॉय हमेशा अपने बेनिफिट्स का सोचता है। उसको अच्छी सैलरी चाहिए, अच्छे इंसेंटिव्स चाहिए, इंक्रीमेंट चाहिए। अब इसी चीज़ पे एक स्टोरी बताती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। दो एम्प्लॉयज़ थे, राम और श्याम। जुड़वा लग रहा है, ठीक है, एम्प्लॉयज़ है ना, क्या दिक्कत है, एग्जाम्पल है, अपना नाम रख लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो, राम और श्याम दोनों एक कंपनी में काम करते थे। अब दोनों एक ही टीम में थे। अब उनकी लाइफ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्न आया था। बारी आई थी अब यहाँ पर प्रमोशन की। अब प्रमोशन तो एक ही जन को मिल सकता है, राइट? तो कंपनी ने डिसाइड किया, राम को भी एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट दिया, श्याम को भी एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट दिया। अब ये दोनों ना एक ही टीम में काम करते थे सालों से, तो बहुत अच्छे दोस्त थे। इन्होंने बोला प्रोजेक्ट अपनी जगह, प्रमोशन अपनी जगह, दोस्ती अपनी जगह। हुआ क्या, जब इनको प्रोजेक्ट मिला, दोनों एकदम जी जान से अपने प्रोजेक्ट में लग गए। दिन रात मेहनत कर रहे, काम कर रहे। कंपनी भी खुश थी कि इनको इतना इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट दिया, अच्छे से काम करेंगे तो कंपनी को भी ग्रोथ मिलेगा। अब ना थोड़ा सा श्याम का ना जो दिल था वो पलट गया। उसने बोला दोस्ती दोस्ती में मुझे प्रमोशन नहीं गंवाना। उसने इस दोस्ती का फ़ायदा उठाया। उसने राम को उसके प्रोजेक्ट के बारे में पूछा और कहा, अरे तू ये गलती कर रहा है, मुझे पता है, मैं तुझे मदद कर देता हूँ। अब राम के तो दिल में कभी कोई चेंज नहीं आया, तो उसने भरोसा किया। श्याम ने उसका प्रोजेक्ट बिगाड़ दिया, पूरा प्रोजेक्ट खराब कर दिया। अब जब प्रमोशन की बात आई, श्याम को तो प्रमोशन मिल गया। उसका इंटरेस्ट, इंडिविजुअल इंटरेस्ट क्या था, उसको प्रमोशन चाहिए था, मिल गया उसको प्रमोशन। बट प्रमोशन के चक्कर में जब राम का प्रोजेक्ट खराब किया गया, राम का प्रोजेक्ट खराब हो जाने की वजह से कंपनी को कितना नुकसान हुआ। अब कर्मा वाली बात आ गई, जैसी करनी वैसी एग्जैक्टली भरनी। अब जब बात आ गई कर्मा वाली, तो राम को जब प्रोजेक्ट दिया गया था तो प्रोजेक्ट तो बिगड़ गया। अब राम ने बुरा लग गया, कंपनी उसने छोड़ दी कि मेरे दोस्त ने धोखा दिया, प्रमोशन भी नहीं मिला। दूसरे कंपनी में गया, अच्छा उसको प्रमोशन और ऑफर मिला। अब राम जैसा एम्प्लॉय चला गया, प्रोजेक्ट चला गया, क्लाइंट भी नाराज़ हो गया, कंपनी को लॉस हो गया।
अब जब कंपनी को लॉस हुआ, कंपनी ने श्याम को बुलाया, मिस्टर श्याम हमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करनी है। आपको तो पता है कंपनी को लॉस हुआ है, वी आर वेरी सॉरी, हम है ना आपको इस बार इंक्रीमेंट नहीं दे पाएंगे। भले हमने आपका प्रमोशन किया, औहदा बढ़ा दिया, काम ज़्यादा, सैलरी उतनी ही। यही होता है जब आप इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन जो इंटरेस्ट है उसको जोड़ते नहीं हो और अलग रास्ते चलते हो। ठीक है, पढ़ लेते हैं बुक में क्या दिया। फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द इंटरेस्ट ऑफ एन इंडिविजुअल मस्ट बी गिवन लेस इम्पोर्टेंस दैन द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। पहले कंपनी का फायदा देखो, फिर अपना फायदा। While taking decision in the organization, the manager should always consider the interest of the whole group rather than the interest of a single employee. आपको सबका भला देखना है, आपको कंपनी का फायदा देखना है, ना कि सिर्फ आपका फायदा, क्योंकि कंपनी जब कमाएगी तब वो आपको दे पाएगी, तो कंपनी के फायदे में ही आपका फायदा है, राइट। लास्ट जो हमें दिया हुआ है, सिमिलरली द एम्प्लॉय शुड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट एंड हिज पर्सनल इंटरेस्ट शुड बी सबऑर्डिनेटेड। फॉर एग्जाम्पल, इन एवरी गेम the players are always thinking about winning the match as a team rather than their individual records. अगर आप क्रिकेट देखते हो, अगर आपको पता है कि आप बैटिंग कर रहे हो और आपको बड़ा टारगेट है, ओवर्स कम बची है, तो आपको क्या करना है? एग्जैक्टली 6-4 फटाफट खेलना है। ऐसे टाइम पे आप बोलोगे कि अरे यार मेरे तो 89 रन्स हो गए हैं, 11 रन्स में और एक सेंचुरी रिकॉर्ड में ऐड हो जाएगी, और आप 1 रन डॉट बॉल आराम से सेफ खेल रहे हो अपनी विकेट बचाने, सेंचुरी तो मार लोगे, बट लोगों के दिल में जो आपकी पोजीशन है वो आ जाएगी नीचे, राइट। एज अ प्लेयर आपको हमेशा टीम को जिताना है, ना कि आपके रिकॉर्ड को देखना है। सिमिलरली एज एन एम्प्लॉय आपके ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करना है, ना कि सिर्फ खुद का ग्रोथ आपको देखना है, राइट। ओके, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग प्रिंसिपल पे, दैट इज 7th प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन। अब ये वर्ड सेंट्रलाइजेशन मतलब क्या? अब बहुत बार ऐसे होता है कि छोटी कंपनी है, 4-5 लोग आपके अंडर काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें जो भी डिसीजन मेकिंग पावर होता है ना, जो भी अथॉरिटी होती है, वो एक ही जन के हाथ में है। मतलब अगर एम्प्लॉय को कुछ भी काम करना है तो सर को पूछ के करना है। पेन, सर स्टेशनरी ख़त्म हो गई, पेन ले क्या? सर ये मिलने आया है, इसको बुलाए क्या? आपको जो भी डिसीजन छोटे से छोटा सर को पूछ कर लेना है, क्या मैडम है तो मैडम को पूछ के। कहने का मतलब ये है कि पावर सिर्फ एक जन के हाथ में है और किसी के पास कोई पावर नहीं है। इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन। इसका एग्जैक्ट उल्टा होता है डिसेंट्रलाइजेशन। मतलब मैं सारा पावर अपने पास नहीं रखूंगी, मैं सबको थोड़ा थोड़ा पावर दे दूंगी। जैसे हमने मैनेजर्स को दिया था कि हमने तो बाबा आपको काम दे दिया, अब आप जानो इसको कैसे पूरा करो। आपको जो रिसोर्सेज चाहिए मंगाओ, जिसको एम्प्लॉय करना है करो, बट हमें काम कर कर दो। हमने उनको डिसीजन मेकिंग पावर दे दिया। इसी को कहते हैं
डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, देखते हैं बुक में क्या दिया हुआ है। सेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर्स एंड अथॉरिटीज। प्लीज इसको अंडरलाइन कर लीजिए। जैसे मैंने कहा, सेंट्रलाइजेशन मतलब क्या, एक ही जगह पे सारा पावर है और किसी को कुछ भी पावर नहीं मिल रहा है। इन सम ऑर्गेनाइजेशन दिस पावर इज वेस्टेड इन वन हैंड और फ्यू हैंड्स। कुछ ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइजेशन फॉलो होता है, एक ही जन के हाथ में सारा पावर है, या तो 2-3 जन के हाथ में, बाकी लोगों के पास कुछ पावर नहीं है। This situation occurs in the small organization, but if the size of organization is large, decentralization of power or authority is necessary. See, 4-5 लोग हैं या 10 लोग हैं, आपको डिसीजन लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। बट ऑर्गेनाइजेशन अगर लार्ज है, हज़ारों एम्प्लॉयज़ है, 10 डिपार्टमेंट है, आप सारा डिसीजन लोगे कैसे? राइट? ऐसे टाइम पे बहुत ज़रूरी है कि आप दूसरे लोगों को भी थोड़ा सा पावर दे दो। ये तो ऐसे हो गया ना कि स्कूल में या कॉलेज में अगर आपकी टीचर को आपको डांटना भी है या पनिशमेंट भी देनी है तो प्रिंसिपल से पूछना पड़े। ऐसे तो नहीं होता, क्योंकि स्कूल कॉलेजेस है, इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, एक प्रिंसिपल कैसे सारे डिसीजंस लेगा? इसके लिए उन्होंने ये अथॉरिटी किसको दी है? यस, आपके टीचर्स या तो प्रोफेसर्स को। ठीक है, ओके। According to this principle, there must be a proper balance between centralization and decentralization according to the size and nature of activity. See, एक सिंपल आपको एग्जाम्पल मैं देती हूँ, आपको एक आइडिया आ जाएगा। ठीक है, अब मेरा बिजनेस है ट्रांसपोर्टेशन का, तो मेरे अंडर जो भी लोग काम करते हैं वो या तो ट्रक ड्राइवर्स है, या तो वो क्लीनिंग के जो स्टाफ होते हैं वो है, या तो मज़दूर है जो गुड्स को लोड करते हैं। अब ये सब जो स्टाफ है मेरा, समझिए ऑलमोस्ट सारे इलिटरेट है। ट्रक ड्राइवर को सिर्फ ट्रक चलाने आता है, जो मज़दूर है उनको सामान उठाकर ट्रक में डालने आता है, और क्लीनर को ट्रक क्लीन करने आता है, बस। अब ऐसे टाइम पे क्या मेरे बिजनेस डिसीजंस ये लोग ले सकते हैं? सही कहा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इनमें वो स्किल्स, टैलेंट, इंटेलिजेंस है ही नहीं। बट वही अगर मेरी कंपनी है जहाँ पे स्किल्ड मैनेजर्स, एजुकेटेड, एक्सपीरियंस मैनेजर्स है, तो क्यों ना उनको पावर दूँ? उनमें है कैपेसिटी, राइट, डिसीजन लेने की। यस, तो उनको पावर दिया जाता है। तो साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आपके एम्प्लॉयज़ कैसे है, इन चीज़ों पे ये डिपेंड करता है, बट आपको इसमें बैलेंस बनाए रखना है। ठीक है, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट प्रिंसिपल पे, जो है प्रिंसिपल नंबर 8। प्रिंसिपल नंबर 8 क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन वर्ड सुन चुके हो, राइट? हमने लास्ट क्वेश्चन में ऑलरेडी ये रेम्यूनरेशन डिस्कस किया था। रेम्यूनरेशन क्या होता है? वेरी गुड, जो एम्प्लॉयज़ को हम सैलरी देते हैं, पर्क्स देते हैं, इसको हम कहते हैं रेम्यूनरेशन। वो हमारे लिए काम कर रहे हैं तो हमें उस काम के लिए उनको पे ज़रूर करना होता है। अब बात आती है जब पेमेंट की, ज़रूरी है कि आप राइट एंड फेयर रेम्यूनरेशन दो। अब फेयर मतलब क्या?
उस इंसान के काम को लेकर, स्किल्स को लेकर, एक्सपीरियंस को लेकर आप उनको रेम्यूनरेशन दीजिए। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। अगर कोई सीए है विथ 5 years एक्सपीरियंस, अगर वो आपके यहाँ पे काम करता है और दूसरा एक फ्रेशर है जिसने सिर्फ बीकॉम किया है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आप दोनों को सेम सैलरी दे सकते हो? या तो आप बहुत ज़्यादा दे रहे हो तो बीकॉम वाले के लिए ज़्यादा हो गई, कम दोगे तो सीए वाले के लिए कम हो गई, और दोनों को सेम दोगे तो शायद सीए वाले को अच्छा ना भी लगे। इसके लिए आपको रेम्यूनरेशन फेयर रखना है, एम्प्लॉयज़ के स्किल के हिसाब से, उनके टैलेंट के हिसाब से उनको देना है। ठीक है, देखते हैं बुक में क्या दिया हुआ है। Appropriate remuneration to staff or employees is the principle to keep them satisfied financially as well as retain them for a longer period of time. Remuneration बहुत important है अगर आप चाहते हो कि आपका एम्प्लॉय आपके ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर बिल्कुल भी ना जाए। उनको आपको सेटिस्फाइड रखना है, सही सैलरी देनी है, तो वो भी आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। The fair remuneration effects on the productivity and efficiency level. The remuneration should be fixed by taking into consideration skill, expertise, knowledge, tenure, cost of living, market trend, profitability, etc. सबसे पहले remuneration की जब हम बात करते हैं, अगर हमने अच्छा काम किया, ओवर टाइम किया या कुछ प्रोग्रेस किया और हमें बोनस दिया, या तो दिवाली पे अच्छा बोनस दिया या हमारी सैलरी बढ़ा दी गई, हमें मोटिवेशन मिलता है ना कि नेक्स्ट टाइम और अच्छा करेंगे तो और हमें बेटर बेनिफिट्स मिलेंगे। ये ऐसे है ना कि आपके काम को कंपनी भी रिकॉग्नाइज कर रही है, काम के हिसाब से आपको भी सैलरी दे रही है। अब रही बात कि कितनी सैलरी देनी है, अब ये तो डिपेंड करता है, सबसे पहले डिपेंड करता है स्किल्स ऑफ द एम्प्लॉयज़, राइट, कि एम्प्लॉयज़ में क्या स्किल्स है, वो कितना अच्छा या कितना बुरा काम करता है, उस पर डिपेंड करता है। सेकेंड, उसके एक्सपर्टाइज पे, फॉर एग्जांपल सीए एक्सपर्ट है इन अकाउंट्स, लॉयर लॉ में एक्सपर्ट है, कितने एक्सपर्ट है, कितने साल से ये फील्ड में काम कर रहे हैं, उस हिसाब से सैलरी देनी है। जैसे अगर कोई फोटोग्राफर है, अभी सीख कर आया है, एक आध असाइनमेंट किया है, तो उसको समझिए हम प्रोजेक्ट के 10,000 दे रहे हैं। वहीं अगर कोई फोटोग्राफर है जो 10 साल से फोटोग्राफी कर रहा है, उसको 10,000 दोगे तो नहीं चलेगा, उसको कम से कम 1.5 लाख रुपए देने पड़ेंगे, राइट। तो एक्सपर्टाइज पे भी डिपेंड करता है। नॉलेज बहुत इम्पॉर्टेंट है, बोलने की बात ही नहीं है। अगर आपके पास वो फील्ड का नॉलेज है तो आपको ज़्यादा सैलरी मिलेगी। अगर आपको नहीं पता, कंपनी को आपको सब कुछ सिखाना है, फ्रेशर हो, सीखने आए हो, तो कम सैलरी मिलेगी। नेक्स्ट बात आती है अब आपकी टेन्योर पे। नेक्स्ट बात आती है अब आपकी टेन्योर पे। टेन्योर मतलब आपका कॉन्ट्रैक्ट है। अगर समझिए फॉर एग्जांपल हम एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, हम एक ब्रिज बना रहे हैं। अब ये ब्रिज बन जाएगा अंदाज से 2 साल में, तो हमने एक इंजीनियर को 2 साल के लिए अपॉइंट किया है। जैसे ब्रिज बन जाएगा उसका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म, तो 2 साल तक ही वो हमारे साथ काम करेगा, तो आपको 2 साल के हिसाब से सैलरी देनी होगी, राइट। तो टेन्योर भी इम्पॉर्टेंट है कि कितने सालों से आपके यहाँ काम कर रहा है या कितने साल तक करने वाला है। द नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ लिविंग। अब देखिए कुछ ऐसे गांव है या छोटी सिटीज़ है जहाँ पे सब कुछ सस्ता होता है, मतलब एजुकेशन लीजिए, रेंट लीजिए घर का, आप खाने पीने की चीज़ें लीजिए, ट्रैवलिंग लीजिए,
सस्ता होता है। अंदाज से एज अ फैमिली अगर आप मुंबई या दिल्ली जैसे सिटीज़ में रहते हो, 4 जन की फैमिली का एवरेज कॉस्ट अगर आपका घर खुद का है तो भी 20-25,000 होता है। वही अगर आप गांव में रहते हो 15,000 भी बहुत हो गए, राइट। तो सिटीज़ है तो सैलरी ज़्यादा होगी। सैलरी ज़्यादा क्यों है? क्योंकि सिटीज़ में खर्चा भी ज़्यादा है। मार्केट ट्रेंड, ऑब्वियसली मार्केट में दूसरी कंपनी अच्छी सैलरी दे रही है, आप कम सैलरी दे रहे हो, नहीं चलेगा। तो देखना है मार्केट में इस प्रोफाइल के लिए कितनी सैलरी दी जाती है। प्रॉफिटेबिलिटी, कंपनी के पास खजाना है तो उसमें से पैसे देगा। अगर नई कंपनी प्रॉफिट में चल रही है, लॉस में चल रही है, वो चाहे तो भी आपको अच्छी सैलरी नहीं दे पाएगा क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर पाएगा, राइट। आते हमारे 8th प्रिंसिपल पे, आते हैं हमारे 9th प्रिंसिपल पे, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रिंसिपल है, आपको समझेगा कि क्यों, कैसे और इसमें क्या कम्युनिकेशन हमें चाहिए। बहुत बार हम है ना मैसेंजर बन जाते हैं। समझिए 2 दोस्त का झगड़ा हो गया या भाई बहन का झगड़ा हो गया है। अब झगड़ा हो गया ना तो बोलेंगे हम एक दूसरे से बात नहीं करेंगे। अब आप बेचारे बन गए मैसेंजर।